अब मेन स्ट्रीम गेमिंग कंसोल तुम करते रहते अपने चैनल पे। अब भाई मेन स्ट्रीम कंसोल एक्सबॉक्स प्ले स्टेशन एक आने में 6-7 साल लगते हैं, फिर उसको जो रगड़ते हैं हम पूरे साल, वो बात अलग है। लेकिन उसके बीच बीच में कुछ ना कुछ मैं ऐसा अतरंगी लाता रहता हूं जिससे हमारी कंसोल वाली बातचीत बनी रहे, फिर चाहे वो ऑफिशियल गेमिंग हैंडल्ड हो या फिर कोई रेट्रो कंसोल। कुछ हमने ये वाला कंसोल किया था, आपको याद होगा काफी टाइम पहले एक अनबेरनिक का गेमिंग कंसोल भी हमने किया था। ऐसे ही ना AYN का थॉर, ये गेमिंग कंसोल भाई बहुत वायरल है। मैंने रेडिट पे इसके बारे में पढ़ा और इसकी भाई अलग ही डिमांड है। वो बात अलग है, इंडिया में नहीं मिलता, इज्जत नहीं है ना हमारी। तो भाई इस कंसोल को देखते हैं एंड ये इंस्पायर्ड है Nintendo 3DS से, क्योंकि इसके अंदर भाई 2 डिस्प्ले हैं और भाई काफी एक्साइटिंग चीज है और काफी जगह थोड़ा बहुत ऐसा कॉम्प्रोमाइज वाला मामला भी है। सारी चीजें डिटेल में कवर करूंगा। मैं डब्बा खोलता हूं, आप इतने पता होगा लाइक सब्सक्राइब भाई वाली बातचीत नहीं करो यार। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है। ये हमारा कंसोल बना हुआ है एंड ऐसे ढक्कन खोलेंगे तो थोड़ी बहुत कह रहे भैया सेफ्टी टिप्स ले लो। मैंने कहा हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे काली चादर हटा के ये आ जाता है हमारा मेनली कंसोल। और इसके अलावा ये डब्बी खाली है क्योंकि मैंने कहीं से जुगाड़ करा है, शायद इसके अंदर कुछ पहले से ही नहीं था। बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। वैसे इसका एक पाउच भी है जो सेपरेटली आपको बाय करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप ये कंसोल लेके ट्रैवल वगैरह कर सकते हो। एंड भाई फाइनली ये है हमारा कंसोल एंड इसको खोलते ये हमारी काली चादर हटी और ये सुंदर सी डिवाइस भाई लग रही है ना एकदम क्यूट सी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में मिलता नहीं है, पर आपको प्राइसिंग का आइडिया दे देता हूं। अगर आप कहीं से जुगाड़ करके या इंपोर्ट वगैरह करके मंगा पाओ, इसके अंदर एक लाइट वेरिएंट आता है जो $250 का है, यानी कि 20,000 के आसपास। और एक थॉर बेस आता है जो हमारे पास है, दिस इज $300, 25,000 के आसपास। एक थॉर प्रो आता है जो $349 to $400 के आसपास मिलता है, यानी कि 35,000 के आसपास आइडिया लगा लो। एंड AYN थॉर मैक्स जो $429 का है, यानी कि 35 to 40,000 के आसपास। अब डिफरेंट वेरिएंट 25,000 से लेके 45,000 तक आप खरीद सकते हो। एंड यस, आपको ये इंपोर्ट ही कराना पड़ेगा। कोई आपका जानने वाला रहता है बाहर तो वो ले आए आपके लिए, या फिर अगर आप ज्यादा घूमने फिरने वाले हो तो अलग बात है, बाकी महंगी बातचीत अलग है। एंड अलग अलग वेरिएंट्स में ना माइनर डिफरेंसेस है। जैसे लाइट वाला जो है वो स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है, उसके अलावा बाकी सारे वेरिएंट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ ही आते हैं, इसलिए ये वाला टेस्टिंग के लिए बढ़िया है। एंड बाकी फिर रैम और स्टोरेज का डिफरेंस आ जाता है। बाकी यहाँ पे आप कोई भी बाय करोगे ना तो उसके अंदर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है फॉर एक्सपेंशन। और भाई आप इसका डिजाइन देखो, एकदम Nintendo Switch 3DS की याद दिलाते हुए 2 स्क्रीन है यहाँ पे। वैसे पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में, लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया सॉलिड फील होती है। बॉटम में देखो आप, यहाँ पे फैन दिख रहा है, AYN की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट वेंट्स भी हमारे को मिल जाते हैं और हमारे शोल्डर बटन्स एंड ट्रिगर्स मिल जाएंगे हमारे को यहाँ पे। और फ्रंट में हमारा पूरा का पूरा जॉयस्टिक वाला हिसाब किताब है। और एक चीज मेरे को फील हुई, जैसे हम इसको बंद करते हैं ना और उसके बाद इसको प्रेस करते हैं तो भाई इसके ना बटन दबते हैं एक्चुअल अंदर इसकी स्क्रीन की तरफ से। तो यानी कि आपको स्क्रीन गार्ड भाई लगवा लेना। वैसे तो स्क्रैच पड़ेंगे नहीं जॉयस्टिक वगैरह से, बट स्टिल निशान थोड़े टाइम बाद तो आ जाएंगे। वरना डब्बे में इसके जो ये वाली फोम निकले ना ब्लैक वाली, वो रख के इसको बंद करो सो दैट आपकी डिस्प्ले डैमेज ना हो। और इसका वेट भी ज्यादा नहीं है, 387 ग्राम्स के आसपास है। ऑब्वियसली स्मार्टफोन से भारी है, बट इन हैंड इतना भारी फील नहीं होता। और इन हैंड से याद आया इसके एर्गोनॉमिक्स, भाई ये इतना वाहियात फील होता है ना हाथ में। मतलब जैसे एक बार आप इसको हाथ में पकड़ोगे ना, आपको लगेगा ओह बड़ा क्यूट सा है, बड़ा मजा आ रहा है पकड़ने में कुछ है। लेकिन जब थोड़ी देर आप इसमें गेमिंग करने लगोगे, आपको कंफर्टेबल फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी ना ऐसा ग्रिप्स नहीं है दोनों तरफ। जैसे कंट्रोलर होते हैं ना, मैंने दोनों तरफ से हम कंट्रोलर को पकड़ते हैं, जैसे ROG Ally देखो, स्टीम डेक देखो, तो ग्रिप होती है दोनों तरफ। उसको पकड़ के लगता है आपने गेमिंग कंसोल पकड़ा है, इसको पकड़ के लगता है कोई सिलेट से पकड़ लिया हाथ में। और उसके साथ जब आप ट्रिगर्स और शोल्डर बटन दबाकर गेम खेलोगे तो बहुत ही अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है। और भाई बॉटम की तरफ यहाँ पे वॉल्यूम बटन, पावर बटन है, एक Type-C 3.1 वाला पोर्ट है जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो 4K 60 FPS, यानी कि आप इसको बड़ी स्क्रीन पे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर बड़े टीवी वगैरह पे खेलना है। एंड चाहो तो स्ट्रीमिंग वगैरह करनी हो तो डिस्प्ले आउटपुट आप ले पाओगे। और यहाँ पे हमारे को एक हेडफोन जैक मिल जाता है और यहाँ पे हमारा T-Flash कार्ड डल जाएगा। और कॉर्नर में ना ये जगह भी है जहां पे आप इसकी स्ट्रैप वगैरह लगा सकते हो कैरी करने के लिए, जो कि अलग से बाय करनी पड़ेगी, वरना थर्ड पार्टी को जुगाड़ लगा लो। और नीचे हमारा मामला सेम है, जितने कंट्रोलर के बटन होते हैं, स्टार्ट, सेलेक्ट, 2 जॉयस्टिक्स और ABXY और D-पैड हो गया। और नीचे की तरफ 2 स्पीकर्स है हमारे एंड 2 एक्स्ट्रा बटन है, एक होम बटन और एक बैक बटन, जो इसके यूजर इंटरफेस में काम आएगा। और अगर आप इसको यूज कर रहे हो, नीचे का कंट्रोलर आपको यूज नहीं करना भाई, एक्सीडेंटल बटन प्रेस भी ना हो, आप इस पे स्क्रीन पे कुछ देख रहे हो या टच स्क्रीन यूज कर रहे हो, तो आप इसका कंट्रोलर ऑफ भी कर सकते हो ऊपर से यहाँ से जाके। और यहाँ पे जो बटन्स की फील है अच्छी है। और यहाँ पे जॉयस्टिक के आसपास हमारे को RGB मिल जाती है, जिसका कलर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जॉयस्टिक LED चेंज करने का ऑप्शन है, ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी हो, सैचुरेशन हो गया, डिफरेंट कलर ऑप्शन है, पूरा RGB स्पेक्ट्रम मिल जाता है इसके अंदर। बस
सी जो जॉयस्टिक है ना थोड़ी ऐसे अंदर को घुसी हुई है, तो आपका थंब ना प्रॉपर फ्लैट उसके ऊपर एडजस्ट हो जाता है, जैसे एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन कोई भी कंट्रोल चलाओ थंब थोड़े ऊपर की तरफ होते हैं तो मजा आता है यूज करने में। यहाँ पे थोड़ा मेरे को अनकंफर्टेबल से लगा, बट हाँ वो चलाते चलाते आदत हो जाती है। अब थोड़ी तकनीकी बातें कर ले। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 हमारे को उसके अंदर मिलता है विद 8GB LPDDR5X रैम है एंड 128GB UFS 4.0 स्टोरेज है। कनेक्टिविटी में भी Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। हाँ ब्लूटूथ है इसके अंदर, तो एक्सटर्नली आप दूसरा कंट्रोलर वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर बड़ी स्क्रीन से लगाया है, डबल प्लेयर वगैरह आपको खेलना है, तो भाई इसी डिवाइस के साथ आप खेल पाओगे। और भाई जायरोस्कोप भी है इसके अंदर, जो भी जायरो सपोर्टेड वाले गेम्स होंगे वहां पे आप ऐसे हिला हिला के गेमिंग कर पाओगे। और ये ना पूरा का पूरा एंड्रॉइड बेस्ड ही है, तभी इसके अंदर हमारे को स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है। बट किसी भी एंड्रॉइड फोन से बेटर परफॉर्म करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कूलिंग सिस्टम, बिकॉज इसके अंदर डेडिकेटेड फैन लगा हुआ है। थर्मल्स बहुत बेटर है इसके, एंड उसके हमारे को कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है। ऊपर फैन का ऑप्शन है जिसमें स्मार्ट है, यानी कि ऑटो पे रहता है फैन, जब ज्यादा गर्म होगा तेज चलेगा वरना अपने आप स्लो हो जाएगा। और एक स्पोर्ट्स मोड भी है जिसके अंदर आपका फैन भाई फुल स्पीड पे रहता है। और कस्टम मोड भी हमारे को मिलता है जिसमें आप अपने हिसाब से फैन की स्पीड अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और हाँ जब फैन चलता है छोटी सी डिवाइस में इतनी तेज घूमता है तो भाई आवाज तो आती है। एक सैंपल भी रिकॉर्ड किया है मैंने, एक बार सुन के देखो। और कूलिंग की बात चल रही है, बहुत माइनर सा गर्म होता है, इन हैंड हल्का सा गर्म सा फील तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत भट्टी जैसा फील हो, तो मेंटेन रहते हैं इसकी बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर। हाँ थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखने के लिए मैंने अंतुतु बेंचमार्क निकाला, 1.7 मिलियन के आसपास स्कोर निकल आया। और Geekbench 6 के स्कोर ये रहे। OpenCL फॉर GPU अच्छा खासा स्कोर आ गया था 9200 प्लस। और CPU का थ्रॉटलिंग टेस्ट किया था मैंने 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। बिल्कुल हरियाली वाला ग्राफ है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके थर्मल्स कितने मेंटेन्ड है। भाई येलो हुआ ही नहीं, डिप भी नहीं आया, बोथ 15 एंड 30 मिनट्स। एंड अब आ जाती है डिस्प्ले, आई मीन डिस्प्लेस, दोनों की दोनों AMOLED डिस्प्ले है। ऊपर वाली 6 इंचेस की है फुल HD, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है, तो गेमिंग एंड मल्टीमीडिया के लिए डिस्प्ले काफी बढ़िया है। और ये LTPS डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले की कोई प्रोटेक्शन मेंशन नहीं है, तो थोड़ा प्रोटेक्शन का ध्यान रखना, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। एंड बेजल भी अगर आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट और राइट में एक्सट्रीम में थोड़े बेजल हैं, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बढ़िया है। और ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी 715 निट्स तक पुश हो रही थी, एंड इवन कलर गैमेट भी अच्छा निकल गया, 100% sRGB, 89% P3। फिर सेकेंडरी डिस्प्ले आ गई, ये हमारी 3.92 इंचेस की है और ये 60 हर्ट्ज का पैनल है ये भी फुल HD, मतलब इसके साइज के हिसाब से इसका रेजोल्यूशन 1240x1080 है। और इसमें कोई बेजल का सीन ही नहीं है, यहाँ पे पूरा जितना एरिया उतने में डिस्प्ले है। और इसका एस्पेक्ट रेशियो 9:10 का है, एंड ये भी अच्छी खासी ब्राइट है अपने साइज के हिसाब से, 540 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस पुश हो रही थी इसकी। एंड इवन कलर गैमेट इसका भी हमारे को सेम ही मिलता है ऊपर वाली डिस्प्ले जैसा, तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है दोनों ही डिस्प्ले का। और हाँ ये डिवाइस ऑलरेडी रूटेड है, मतलब इसके अंदर जो भी इन्होंने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वगैरह डाल रखा है, इसलिए Widevine L1 का सपोर्ट नहीं है, Widevine L3 है। तो OTT पे आप 480p तक ही कंटेंट देख पाओगे, बट हाँ YouTube पे आप 4K 60 HDR में कंटेंट देख पाओगे। यस HDR का सपोर्ट मिलता है, बट Netflix में कोई HDR का सपोर्ट नहीं है। एंड्रॉइड बेस्ड है, कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाल के जस्ट एज अ स्मार्टफोन आप इसको चला सकते हो। बाकी अगर एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो चाहे गेमिंग करनी हो चाहे मल्टीमीडिया देखना हो, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है, अच्छी ब्राइट फील होती है, इंडोर में भी आउटडोर में भी। इवन HDR की परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, मतलब डिस्प्ले डिसअपॉइंट तो नहीं करती जिस प्राइस पे आता है। मतलब अगर ये 35,000 के आसपास में इसको कंसीडर करूं तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया डिस्प्ले है। दोनों डिस्प्ले इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, दोनों की दोनों हमारी टच डिस्प्ले हैं, बस ऊपर वाली डिस्प्ले हमारी होम स्क्रीन आ जाती है, लेकिन नीचे वाली डिस्प्ले सिर्फ एप्स शो करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी नीचे वाली डिस्प्ले के नीचे ना AYN का बटन है, उसको जब आप प्रेस करोगे तो हमारे ये सब स्टैट्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर कस्टमाइजेशन वगैरह आ गई, सारे स्टैट्स वगैरह आ गए, FPS वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मोड्स भी आप चेंज कर सकते हो, 60 FPS मोड, 120 FPS मोड। और हाँ AMOLED डिस्प्ले है दोनों की दोनों, लेकिन AOD का सपोर्ट नहीं है, बस सीधा अपना ढक्कन बंद करा और अपना लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली। और अगर आप ऊपर वाली डिस्प्ले पे कुछ भी काम कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो नीचे वाली डिस्प्ले को आप ऑफ भी कर सकते हो। ये AYN बटन को होल्ड करके रखो तो डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, ऊपर वाली चलती रहती है जो मेन डिस्प्ले है। और बाकी डिस्प्ले सेटिंग में डिफरेंट कलर मोड्स मिलते हैं, लाइक एनवायरमेंट एडाप्शन, स्क्रीन एनहांसमेंट एंड स्टैंडर्ड मोड। स्क्रीन सेवर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, और जो डिस्प्ले आउटपुट मैं आपको बता रहा था उसके मोड्स भी मिल जाते हैं हमारे को, 4K 60, या फिर लोएस्ट पे जाना हो तो 1080p 240 हर्ट्ज तक। एंड यस ऑडियो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, एंड लाउडनेस ठीक ठाक है, अकेले बैठ के गेम खेल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ज्यादा आवाज नहीं आती। बाकी ईयरफोन हेडफोन आप लगा सकते हो, डिसअपॉइंट भी नहीं करते, बहुत ही अच्छे भी नहीं है स्पीकर्स। और भाई इस डिवाइस के अंदर हैप्टिक मोटर्स भी हैं, वाइब्रेशन फील होती है, जिन जिन गेम्स या एमुलेटर्स में सपोर्ट करती है आपको वाइब्रेशन मिलेगी और अच्छी फील देती है। अब मेनली उस चीज की बात कर लेते हैं जिसके लिए डिवाइस है, भाई गेमिंग की परफॉर्मेंस। पहले ऑफिशियल एंड्रॉइड गेम्स, मैंने BGMI चलाया, इसके अंदर स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस मिल रहा था, 90 FPS गेमिंग, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी 90 FPS एवरेज मिल गए थे, कार एक्स स्ट्रीट में भी आराम से एवरेज 59 FPS के आसपास मिल गए थे। रेड डेड रिडेम्पशन नहीं चला नेटफ्लिक्स वाला, मैंने टेस्ट करके देखा, सपोर्टेड नहीं है। टूम रेडर परफॉर्मेंस मोड पे 40 FPS एंड ग्राफिक्स मोड पे 30 FPS, और वुदरिंग वेव्स बैलेंस पे चलाया 60 FPS सेट करके, एवरेज 55 FPS, क्वालिटी सेटिंग्स पे एवरेज 49 FPS। एंड तक अगर आप देखोगे तो मैक्स टू मैक्स टेंपरेचर्स 42 तक गए थे, मतलब ज्यादा गर्म होता ही नहीं है। हाँ गेंशिन इंपैक्ट का रहा होगा, वो चला ही नहीं, ओपन करने में बार बार क्रैश हो रहा था। देन उसके अलावा एंड्रॉइड के जितने भी प्ले स्टोर पे गेम्स हैं
जो भी आप अपने फोन्स पे खेलते हो वो सारे आप इस पर डायरेक्टली खेल सकते हो। कंट्रोलर सपोर्ट जिसके अंदर होगा कंट्रोलर के थ्रू खेल लो, वरना टच स्क्रीन के थ्रू खेल लो। टच स्क्रीन के थ्रू इतना प्रैक्टिकल मुझे लगा नहीं, क्योंकि कीबोर्ड इतना भारी सा नीचे है और कुछ ऐसे पकड़ के खेलना पड़ता है, तो बड़ा अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है। मेनली तो देखो ये डिवाइस ना इम्यूलेशन गेमिंग के लिए है, एंड इम्यूलेशन गेमिंग में भाई स्वाद है इसके अंदर। मैंने वैसे इसके अंदर बहुत सारे इम्यूलेटर्स वगैरह डाल दिए थे, जैसे रेट्रो आर्क हो गया, PS2 का इम्यूलेटर हो गया या PSP हो गया। उसके अलावा जो इम्यूलेटर आपके माइंड में आ रहा है आप डालो। और एक एप्लीकेशन रेकमेंड करूंगा ESDE फ्रंट एंड, जो मैंने इसके अंदर डाल रखी है। एंड इस एप्लीकेशन का आप यूजर इंटरफेस देखो भाई, सारे इम्यूलेटर्स आते हैं बड़े बड़े टेक्सटाइल के साथ। एंड इसका मेन पार्ट आप इसकी थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, और काफी प्यारी प्यारी थीम्स है इसके अंदर, जिसके अंदर फुल ऑन इम्यूलेशन वाली फीलिंग आपको आएगी। एंड जब आप ये एप्लीकेशन डालोगे ना, तो इसका ना फोल्डर बन जाता है हमारी फाइल्स के अंदर, और जिस जिस इम्यूलेटर की आप गेम्स डाउनलोड करो उसी के रोम्स के फोल्डर में जाके उसकी फाइल डाल दो, उसी का इम्यूलेटर आप डाउनलोड कर लो अपने डिवाइस में, और वो इस इम्यूलेटर के अंदर शो होती है। एंड डिफरेंट मैंने गेम्स खेले भाई, सबसे पुराने वाले अपने मारियो, कॉन्ट्रा, वो सब भाई बहुत बढ़िया फील आती है। सेगा के गेम्स मैंने इसके अंदर एक्सपीरियंस किए, टाइनी टून, कॉन्ट्रा, हार्ड कॉप्स, ओहो भाई क्या स्वाद आ रहा था इसके डिस्प्ले पे, एमोलेड डिस्प्ले में भाई मजा आ गया था। उसके अलावा PlayStation 1 के गेम्स लाइक गॉड ऑफ वॉर, गोस्ट ऑफ स्पार्टा, रेजिडेंट इविल, इवन गॉड ऑफ वॉर 2 PS2 इम्यूलेटर के अंदर, और बढ़िया परफॉर्म कर रहा था भाई। और उसके अलावा NES, SNES, GBA, GBC, जो भी हमारे रेट्रो गेमिंग कंसोल्स हैं उसके गेम्स आप एक्सपीरियंस करो, ओहो मजा आ जाता है। PS1 में तो भाई मैं पेप्सी मैन खेल रहा था, हमारा OG टेंपल रन तो बाद में आया था, PS1 वालों को पता है असली टेंपल रन तो भाई साहब यही था। और हाँ, Android 13 के साथ आता है, कोई भी अपडेट की इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसमें कोई अपडेट वगैरह आएगा नहीं आएगा, और सिक्योरिटी का कुछ कह नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी रूटेड डिवाइस है, और कस्टम AYN UI डाल रखा है इसके अंदर इन्होंने, जो इनका चलता है और प्रॉपर मतलब फोन वाली फीलिंग ही देता है। एंड वही ऊपर से स्वाइप डाउन करो तो ब्राइटनेस, वाईफाई वो सब मिल जाएगा, और थोड़े इसके अपने फीचर्स हैं और बहुत सारे ऑन द गो शॉर्टकट्स हैं। सेटिंग्स में जाओगे तो सेम वही एंड्रॉइड की तरह सेटिंग्स हमारे को मिलती हैं, कोई ब्लोटवेयर वगैरह सच है नहीं इसके अंदर। और अगर आप कोई गेम खेलते हो ना तो साइड मेन्यू मिलता है जिसके अंदर की अडाप्टर मिलता है, गाइड मिल गई, की टेस्ट मिल गया, लाइक आप अपनी कीज वगैरह भी मैप कर सकते हो। जो टच स्क्रीन गेम है अगर उसको गेम पैड पे लेके आना हो, BGMI वगैरह पे रेकमेंड नहीं करूंगा, ID बैन हो जाती है। एंड इसके अलावा स्क्रीन मैपिंग सेट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट, गेम पैड सेट कर सकते हो, परफॉर्मेंस, थॉर की अपनी सेटिंग्स है जिसमें इक्वलाइजर मिल जाता है साउंड ट्यूनिंग के लिए। उसके अलावा अलग अलग प्रीसेट्स भी हैं, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी हो गई, चार्जिंग की सेटिंग मिल जाती है, कंट्रोलर की सेटिंग मिल जाती है, और बाकी आप यूज करोगे सेम एंड्रॉइड की तरह ही है। हाँ, मेनली बैटरी इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है और 27 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 40 मिनट्स में 50% तक चार्ज होता है और अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में, तो ठीक ठाक चार्जिंग स्पीड है। और भाई बैटरी बैकअप जिसके अंदर 120 हर्ट्ज पे थी स्क्रीन, परफॉर्मेंस मोड पे रखा था, फैन स्मार्ट मोड पे था यानी कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने वाला, RGB मैंने ऑन रखी थी, सेकेंडरी डिस्प्ले भी ऑन रखी थी, 80% के आसपास वॉल्यूम, वाईफाई ऑन, ये हमारी कंडीशन थी। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीजें आप ऑफ भी कर सकते हो। उसके अंदर कुछ इतना बैटरी बैकअप हमारे को मिला था, अलग अलग गेम्स जो हमने इसके अंदर खेले थे, कुछ गेम्स का नाम मैं ब्लर कर दूंगा, मुझे ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं चाहिए। एंड बैटरी बैकअप के मामले में डेफिनेटली अच्छा है, आराम से 4-5 घंटे का बैकअप निकाल सकते हो बढ़िया AAA गेम खेलते हुए। तो ये था AYN थॉर का पूरा रिव्यू। एंड ये कंसोल सिर्फ शौकिया लोगों के लिए है जिनके पास मतलब सब कुछ है। एक आपको अपने सेटअप के लिए कोई चीज चाहिए, आप ट्रैवल करते हो, आपके हाथ में एक ऐसी डेडिकेटेड डिवाइस आपको चाहिए, वरना इसकी ऐसा कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है जो ठीक ठाक 8 Gen 2 या उससे ऊपर परफॉर्म करने वाला है, डेफिनेटली उसके अंदर आप डाल सकते हो सारी एप्लीकेशंस वगैरह, और एक्सटर्नल कंट्रोलर खरीद सकते हो। कुछ इस टाइप के कंट्रोलर आता है जिसमें फोन ऐसे लग जाता है, एकदम गेमिंग कंसोल वाइब आती है, जो मैं भी आज की डेट में करता हूं। बट जैसी स्टेबल परफॉर्मेंस ये देगा एट द प्राइस ऑफ 30-35,000 रुपीज, वो एक स्मार्टफोन नहीं दे पाएगा, बिकॉज एक टाइम बाद वो थ्रॉटल करेगा अगर आप कोई हाई एंड गेम खेल रहे हो उसके ऊपर। ये थ्रॉटलिंग का इशू नहीं करता। 8 Gen 2 वाला स्मार्टफोन अगर आज की डेट में आप देखो, iQOO 11 अगर आपको मिल जाए सेकंड हैंड कहीं से, या फिर OnePlus का 12R मिल जाए, या उससे लेटेस्ट फोन मिल जाए तो क्या ही बात। और 8 Gen 2 के सक्सेसर 8 Gen 4, 8 Gen 5 वाले स्मार्टफोन आप लेते हो, उसके अंदर भी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। तो ये वाली डिवाइस आपको जुगाड़ से मिल जाए, कोई ले आए आपके लिए, आप कहीं घूमने गए हो, आपको दिख जाए और आपका बजट हो, तब लेना। उसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो सारे काम इसके अंदर होते हैं वो सारे काम एक स्मार्टफोन में भी हो जाते हैं। 2 डिस्प्ले है, काफी प्यारी लगती है दिखने में, डिस्प्लेस बहुत अच्छी है, गेम खेलने में भाई फील तो आती है इसके ऊपर, एक अलग ही वाइब आती है, जो गेमर्स लोग होंगे ना उस वाइब से रिलेट कर पाएंगे। बाकी आपके जो भी थॉट्स उस डिवाइस के बारे में मेरे को कमेंट करके बताना, और किसी डिवाइस का रिव्यू चाहते हो भर सकते हो कमेंट्स, मैं सारे पढ़ता हूं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।